नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बाजार बंद हो चुके हैं और ऐसे में बाजार और साथ ही देश से जुड़ी तमाम खबरें हम लेकर आते हैं आवाज समाचार में। शुरुआत करेंगे ब्याज पर ब्याज के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सरकार से क्या पूछा है, साथ ही निचले स्तरों से रिकवरी के बाद कैसा रहा आज बाजार में पूरा कारोबारी दिन, इसका भी अपडेट लेंगे। साथ ही कोरोना को लेकर और कैबिनेट मीटिंग को लेकर तमाम खबरें लेकर आएंगे आपके पास। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सुर्खियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, ब्याज पर ब्याज माफी पर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाए सरकार। कर्ज को एनपीए घोषित करने पर लगी रोक हटाने से किया इनकार। मोरेटोरियम पर सुनवाई के बीच बाजार निचले स्तरों से शानदार रिकवरी लेकर बंद। बैंक शेयरों ने आज संभाली पारी। निफ्टी बैंक दिन के निचले स्तरों से 700 अंक रिकवर होकर बंद। निफ्टी ने 11,950 के पार टिका। मेरे को लगता है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि शायद एक फियर है लोगों के मन में। आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एसबीआई चेयरमैन का बड़ा बयान। एनपीए नहीं होंगे बेकाबू। चेयरमैन बनने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में बोले रिटेल और कॉर्पोरेट लोन में ग्रोथ दिखना शुरू। कच्चे तेल की कीमतें गिरने पे सरकार बढ़ाएगी इसका भंडारण। क्रूड ऑयल स्टोरेज की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का फैसला, कैबिनेट ने दी मंजूरी। एनएमटीसी के नगरनार स्टील प्लांट बेचने को भी हरी झंडी। देश में कुल कोरोना केस 72 लाख के पार। 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मरीज। एक्टिव केसेस 9 लाख। और एप्पल ने पेश किया नया आईफोन 12। बाजार में आएंगे 4 अवतार। कीमत 70,000 रुपए से शुरू। 23 अक्टूबर से होगी प्री बुकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोन मोरेटोरियम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ब्याज पर ब्याज माफी जल्द लागू करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक सर्कुलर लाने का निर्देश दे दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने एनपीए पर रोक की पॉलिसी को अभी जारी रखने को कहा है। लेकिन चलिए पूरा अपडेट लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, आप मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बताएं फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, ताजा अपडेट इस मामले में क्या है? देखिए, मामले की सुनवाई जो है 2 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। आज जब मामले की सुनवाई जो हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार जो है वो लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर आप इंटरेस्ट वेव ऑफ करने का फैसला जो है वो ले चुके हैं तो अभी तक आपने इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया। आप कह रहे हैं आप इसको 15 नवंबर तक इम्प्लीमेंट जो है वो करेंगे, तब तक बैंक जो है ब्याज पर ब्याज जो है वो चार्ज जो है वो कर रहे हैं। तो आपको इस पर तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर फैसला जो है वो लेना चाहिए ताकि जो ग्राहक हैं उनकी चिंता को दूर जो है वो किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ कहा कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला जो है वो लीजिए। हम इस मामले की सुनवाई जो है 2 नवंबर को करेंगे और हमें उम्मीद है कि तब तक बैंक जो है इसके जो सर्कुलर जो है इसको लेकर के जारी जो है वो कर देंगे। जो इंटरेस्ट वेवर की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब तक बैंक और सरकार जो है इस लोन माफी, जो ब्याज पर ब्याज माफी की स्कीम को इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं करते, तब तक जो एनपीए घोषित नहीं करने की जो रोक है वो तब तक जारी जो है वो रहेगी। तो सरकार ने जो पहले कह रही थी कि उन्होंने एक एफिडेविट जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दिया था और कहा था कि वो 2 करोड़ से जितने नीचे के कर्ज है उनका जो ब्याज जो है माफ करने की तैयारी जो है वो कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट जो है वो कीजिए। तो अब जो है बैंकों को जो आरबीआई है, बैंक और सरकार है, इसको 2 नवंबर से पहले सर्कुलर जो है जारी करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है मामले की सुनवाई जो है अब 2 नवंबर को करेगी। यहाँ पर ये मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो किस तरह की उनकी भाषा थी और क्या कुछ कहने का मन था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि काफी आसान सी स्कीम है, अगर आपने फैसला जो है वो ले लिया तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने में वक्त जो है वो क्यों ले रहे हैं। जो वहां पर जो सॉलिसिटर जनरल है उनका ये जवाब था कि ये स्कीम जो है काफी कॉम्प्लेक्स है,
काफी लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग बोरिंग जो है वो की हुई है, तो इसको अलग अलग मोडेलिटीज जो है इसको लागू करने में होगी। हमको इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जो है वो चाहिए होगी, हमको इसको संसद की मंजूरी जो है वो चाहिए होगी। हमको देखना होगा कि कितना इसके ऊपर हमारा आउटगो जो है, फिस्कल आउटगो जो है वो होता है, तो इसको हमें वक्त जो है हमको इसको लागू करने के लिए चाहिए होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना चाहिए कि आप यहाँ पर वक्त की मांग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक है उन्होंने ब्याज के ऊपर ब्याज ऑलरेडी लगाना जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि हमारे ऊपर ऑलरेडी ब्याज पर ब्याज जो है वो लगाया जा रहा है, सरकार जो है किसी भी डायरेक्शन में आगे जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर आप फैसला ले चुके हैं तो आपको इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट जो है वो करना चाहिए। तो केंद्र सरकार से कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई जो है 2 नवंबर को करेंगे, और हमें उम्मीद है कि तब तक आप इसके ऊपर कोई फैसला जो है वो ले लेंगे। खासतौर पे कि दिवाली जो है जो ग्राहकों की वो बैंकों के हाथों के अंदर होगी, सरकार के हाथ में होगी कि अगर उनके ब्याज पर ब्याज माफी जो होती है तो उनको एक फायदा जो है यहाँ पर जो है वो पहुंचेगा। तो अब सरकार को जो है जो लोन माफी का सर्कुलर जो सरकार कह रही थी कि हम 15 नवंबर तक जो है वो लेकर के आएंगे, तो उसको 2 नवंबर तक जो है वो सर्कुलर जो है ब्याज माफी का जो है वो लेकर के आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दूसरा ये कि जो लोन पर जो कर्जदारों को एनपीए घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो इस बीच जारी जो वो रहेगी, जो कि एक बैंकों के लिए एक झटका जो है वो साबित हो सकती है। चलिए, यहाँ पर इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या भी जुड़ गए हैं, उनसे विस्तार से बात करते हैं। अगर स्कीम यहाँ पर लागू हो जाती है, प्रदीप, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को, अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, तो बैंक और सरकार पर इसका किस तरह का असर होगा, ये हमें समझाएं। देखिए, बैंकों को सरकार का प्रपोजल आने के बाद जो चीज देखनी थी, एक तो ये कि जो अब तक रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है, केवी कामत कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने क्यों नहीं आई, तो आज की अब तक की बातचीत को देखकर लगता है कि अब वो रिपोर्ट आ गई है और उस पर कहीं कोई दिक्कत आती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो सरकार 2 करोड़ से नीचे के बोरोवर्स को सुविधा देने के लिए तैयार है, उनका ब्याज भरने के लिए तैयार है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट राजी हो जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सरकार ने ऑलरेडी अगर ये जिम्मेदारी ले ली है तो बैंकों के ऊपर से ये वजन निकल जाएगा कि उन्हें किसी भी तरह का कोई ब्याज का बोझ उठाना है। आज की पूरी सुनवाई को देखते हुए और इस बातचीत को देखते हुए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सरकार से ये कहा है कि आप जल्द से जल्द सर्कुलर लेकर आइए, इसका मतलब यह है कि 2 करोड़ के अंदर वाले लोन पे ब्याज पर ब्याज, केवल ब्याज पर ब्याज माफ करने की सरकार की जो स्कीम है उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत है। तो ये मुझे लगता है कि एक तरीके से बैंक्स के लिए पॉजिटिव संकेत आ रहा है कि बात भले ही खींच रही हो, अदालत में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ढेर सारे मामलों पे आपकी नजर होती है, लेकिन जो बैंक्स चाहते थे उसी दिशा में हम जा रहे हैं। अब तीसरी बात जो बैंकर्स देख रहे थे आज, वो ये थी कि एनपीए रिकॉग्निशन पे जो रोक लगी हुई है वो स्टे ऑर्डर वेकेट होता है या नहीं। 2 नवंबर या उसके बाद भी अगर ये स्टे ऑर्डर वेकेट होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इनफैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो इसकी वजह यह है कि देखिए 30 सितंबर को आपका क्वार्टर क्लोज हो चुका है। 30 सितंबर तक के वक्त में चूंकि ये स्टे ऑर्डर लागू था, इसलिए जो सितंबर क्वार्टर के नतीजे आएंगे वहां पर नए एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं होने वाले हैं। और ये नए एनपीए इसलिए भी और रिकॉग्नाइज नहीं होने वाले थे क्योंकि 31 अगस्त तक तो मॉरेटोरियम था, तो जाहिर है कि 1 महीने में ये एनपीए नहीं हुए, एनपीए तो 90 दिन के बाद होंगे। तो इस वजह से बैंक्स के नतीजों पर इस फैसले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिसंबर के आखिर तक जाकर के उन्हें क्लैरिटी चाहिए, और चूंकि नवंबर की शुरुआत में ये सुनवाई हो रही है, दरअसल आप ये कह सकते हैं कि चूंकि 15 नवंबर की जगह 2 नवंबर तक सर्कुलर लाने की बात कही जा रही है, तो ये बैंकों को और भी एक बेहतर क्लैरिटी दे देगा, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि पहले बैंक्स इसको वेव करेंगे, फिर ये सरकार से रिकवरी करेंगे, तो इसकी पूरी प्रक्रिया साफ हो जाएगी, कितने समय में बैंक को पैसे मिल जाएंगे, सारी बातें थोड़ी जल्दी साफ हो जाएंगी, तो ये इनफैक्ट और भी बेहतर है। तो नेट नेट अगर आप बैंक्स के नजरिए से इसको देखें तो ऐसा लगता है कि मामला सुलझने की ओर बढ़ रहा है, और शायद उम्मीद से पहले। ऑलराइट, तो यहाँ पे इंतजार होगा सर्कुलर का, जो कि 2 नवंबर तक आने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और शुक्रिया आप दोनों का ही इस खबर पर तमाम डिटेल्स देने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने फेस्टिव सीजन के लिए खास तैयारी की है। एसबीआई चेयरमैन बनने के बाद ये अपने पहले टीवी इंटरव्यू में दिनेश कुमार खरा ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिटेल और कॉर्पोरेट लोन की ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि जहाँ तक पर्सनल लोन्स का सवाल है, यहाँ रिटेल लोन्स का सवाल है,
वहाँ हमने हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी दर देखी है, ग्रोथ की अच्छा रेट देखा है। तकरीबन 14% के करीब ग्रोथ हमने उसमें देखी है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में जहाँ तक रिटेल लोन्स का सवाल है, वहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। और उसका कारण ये भी है कि हाल फिलहाल जो सरकार द्वारा एक LTC और साथ में फेस्टिवल एडवांस की जो सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उससे डिमांड को एक डेफिनेट पुश मिलेगा। और उस पुश को रहते जो है और डिमांड और उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है बाकी सब लोन्स के ऊपर भी आएगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि रिटेल लोन इमीडिएटली ग्रो करेगा और कॉर्पोरेट लोन भी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद सम लैग वो भी ग्रो करेगा। SBI चेयरमैन ने NPA को लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने साफ साफ कहा कि NPA को लेकर जितना डर फैला है, स्थिति उतनी खराब नहीं है। मेरे को ये लगता है कि चूंकि ये NPA जो होंगे ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण होंगे, ना कि जो एक कॉर्पोरेट की वीकनेस है उस कारण से होंगे। तो मेरे को लगता है कि एक तो ये कि जो भी ऐसा NPA होगा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करेंगी तो वो भी NPA की स्टेटस से बाहर निकल आएंगे। और लेकिन इंटरवीनिंग पीरियड में जब वो NPA के दायरे में आ सकते हैं, उसमें अगर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इन्वोक कर दिया जाएगा तो वो NPA के दायरे में नहीं आएंगे। और उसमें जो है उसके चलते एक तो वो NPA से बाहर रहेंगे और जैसी रिकवरी होती है वो इमीडिएटली NPA से बाहर आ जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि शायद एक फियर है लोगों के मन में। मेरे असेसमेंट में, मेरे आंकलन में स्थिति उतनी खराब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का असर बाजार पर भी पड़ा। आखिरी घंटों में बाजार में शानदार रिकवरी हमने आते हुए देखी। खासतौर पर बैंकिंग शेयरों की बात करें तो इंडेक्स दिन के निचले स्तरों से लगभग 750 अंक से ज्यादा सुधरकर बंद हुआ है। वहीं हम निफ्टी को भी अगर देखें तो 150 पॉइंट रिकवर होकर 11,950 के पार बंद हुआ है। लेकिन चलिए पूरा अपडेट बाजार का लेंगे हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, ये बताएं आज का कारोबार और किन किन शेयरों में स्पेसिफिकली हमने एक्शन ज्यादा देखा? देखिए आज लोअर लेवल से स्ट्रांग रिकवरी थी मार्केट्स के अंदर और स्पेशली बैंक्स जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे, वहीं से ही एक तेजी शुरू हुई और दिन के ऊपरी स्तरों मार्केट्स को ले गई। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग नहीं थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप में मिला जुला कामकाज था। एक एक करके शेयर देखते हैं। निफ्टी के गेनर्स आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे बजाज फिनसर्व करीब 4% चढ़ा। ये निफ्टी गेनर्स में SBI लाइफ 3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 3% ऊपर और इंडसइंड बैंक करीब 2.5% ऊपर। तो बैंक्स और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में आज IT स्पेस में प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि विप्रो के नंबर्स, उसके बाद बिकवाली 7% टूटा, NTPC 4.5%, ONGC और कोल इंडिया कुछ और ऐसे नाम जहां पर दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज NBFCs का ही दबदबा रहा, जिसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लीड कर रहा था, करीब 6% की तेजी। REC 3%, L&T फाइनेंस होल्डिंग 2.5% और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी 2% की तेजी के साथ बंद हुए। मिड कैप लूजर्स में भी मिड कैप IT में आज बिकवाली थी, जिसको कोफोर्ज लीड कर रहा था। लगातार तेजी के बाद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग। इसके अलावा भारत फोर्ज, माइंडट्री और टाटा पावर कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिला। F&O गेनर्स में टॉप गेनर रहा इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही साथ इन्फो एज, टाटा कंज्यूमर्स और भारतीय इंफ्राटेल, जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिला। इनफैक्ट इन्फो एज लगातार तेजी के साथ ही कामकाज करता हुआ। F&O लूजर्स में विप्रो, कोफोर्ज, NTPC और भारत फोर्ज कुछ नाम थे, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। और आखिरी में बैंकिंग स्पेस, जहां पर जोरदार तेजी थी। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, RBL जैसे नाम जहां पर एक अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा रियल एस्टेट एक और सेक्टर जहां पर सपोर्ट था, जैसे कि DLF, प्रेस्टीज, ओब्रॉय, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो एक और 10वां सत्र, जबकि भारतीय बाजार हरे निशान में ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ेंगे। कच्चे तेल की कीमतें गिरने पर सरकार इसका भंडारण बढ़ाएगी और इसके लिए आज कैबिनेट एक प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए क्रूड ऑयल स्टोरेज की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। और कैबिनेट ने और क्या-क्या अहम फैसले लिए हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े अहम फैसले हुए हैं?
देखिए, कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसले लिए गए हैं उसकी औपचारिक जानकारी अभी दी जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और अब तक 2 फैसलों का ऐलान किया गया औपचारिक तौर पे। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में करीब 5,500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के। दूसरा, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में वहां पे अंत्योदय योजना के तहत स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसका ऐलान अब तक नहीं किया गया है, लेकिन मुझे जानकारी मिली सूत्रों से वो फैसला हो चुका, उनमें से एक है कि कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने के लिए, यानी क्रूड ऑयल के स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, कमर्शियली उसको वायबल बनाने के लिए सरकार अब एक नई व्यवस्था लागू करेगी ताकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है तो ज्यादा से ज्यादा उसका हम भंडारण कर सके। इसके लिए कंपनी खासतौर से है जो क्रूड ऑयल रिजर्व कंपनी है उसको व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। दूसरा फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का जो प्लांट है नगर नार स्टील प्लांट, उसको एनएमडीसी से डिमर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको स्ट्रेटेजिक सेल किया जाएगा। जब तक ये प्लांट बन रहा है, अभी प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो माना जा रहा है 31 मार्च 2021 तक प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। उस प्लांट के बनने के बाद इसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट में हुए जो सूत्रों से जानकारी मिली है। अभी तक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए लक्ष्मण। और अब बात हमारी खास मुहिम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लेकर आए हैं। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ये जो मुहिम है, इसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। और जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक का मतलब है अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना। चलिए, इस बीच हम इन्फोसिस के नतीजे आते हुए देख रहे हैं, जहां पर मुनाफे का आंकड़ा सबसे पहले हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें 4,850 करोड़ के आसपास का यहां पर आंकड़ा आया है। ऑलमोस्ट उम्मीदों के इनलाइन ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। 453 इनफैक्ट उससे ज़्यादा है। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम नंबर्स जो आएंगे उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन मुनाफा उम्मीदों को पार करता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या उम्मीदें थी हमें इन्फोसिस के नतीजों से और हर पैमाने पर किस तरह से प्रदर्शन दिया है इस कंपनी ने, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुनाफा 4845 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, जो कि विस्तार से करेंगे विश्लेषण नतीजों का। इन्फोसिस के नतीजे आते हुए सुमित, जहां पर मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है उम्मीदों से बेहतर। 4,845 करोड़ ये एक आंकड़ा मुनाफे का आया है। और जो अनुमान बाजार लगा रहा था वो लोअर एंड पे करीब 4400 करोड़ और हायर एंड पे 4,590 करोड़ रुपए के आसपास की उम्मीद थी। लेकिन 4534 करोड़ से फार बेटर ये एक नंबर आता दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी आईटी का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग साइड पर आया और इन्फोसिस ने फिर से भी इस सेक्टर को बीट किया है। पहले विप्रो के नंबर्स में अनुमान से बेहतर का आंकड़ा था, टीसीएस के नंबर्स अनुमान से बेहतर थे और अब इन्फोसिस का मुनाफा जो है वो भी अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी आंकड़े किस तरह के रहेंगे इसके ऊपर जरूर नजर रखनी होगी, खास तौर से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ को लेकर किस तरह के नंबर आते हैं। बाजार में अनुमान है करीब 2.5% से लेके 3-3.5% का आंकड़ा आ सकता है। ये रेवेन्यू का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 24,570 करोड़ ये रेवेन्यू कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है और मार्केट में ये एस्टिमेट था करीब 24,160 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता था। तो रेवेन्यूज फ्रंट पर भी बीट देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यूज किस तरह के रहते हैं, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की ग्रोथ किस तरह रहती है और एट्रिशन किस तरह का आंकड़ा आता है, ये 2-3 चीजें हैं जिसको मार्केट क्लोजली रीड करेगा। वैसे भी जो बाकी 2 कंपनीज थी, चाहे टीसीएस या विप्रो, दोनों में ये एस्टिमेट था कि ये बायबैक भी साथ में दे सकते हैं, लेकिन यहां पर अभी बायबैक नहीं, कैपिटल एलोकेशन के लिए कंपनी रिसेंटली एक्विजिशन पूरा करके गई है। तो 25,570 करोड़ का आंकड़ा ये रेवेन्यू फ्रंट पर है, 24,160 करोड़ का एक अनुमान यहां मार्केट लगा रहा था और करीब 4560 करोड़ ये मार्केट में अनुमान था मुनाफे को लेकर, जो कि 4900 करोड़ रुपए, करीब 4845 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा वहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो दोनों ही लिहाज से, चाहे प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, दोनों पे ही बीट देखने को मिला है। ऑलराइट, हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार टंकसाले। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और साफ तौर से हम इन्फोसिस के नतीजे फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर मुनाफा रेवेन्यू फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे ओमकार जी आप फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स को देखते हुए?
थैंक यू मैम। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन किया है इन्फोसिस मैनेजमेंट ने। 4% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। डिजिटल सेगमेंट में उसने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है। 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने गाइडेंस भी इम्प्रूव किया है, जो कि पहले 0 to 2% का कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस था, जहां पे 2% से 3% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने रिवाइज किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस जो था वो भी 23% से लेकर 24% इंक्रीज किया है, पहले 21 to 23% था। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होते दिखाई दे रहा है। 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो मेरे हिसाब और सबसे अहम चीज है डील विंस, जो कि पिछले क्वार्टर में $1.74 बिलियन का था, एक क्वार्टर में आपको $3.15 बिलियन का दिखाई दे रहा है। तो हेल्दी डील विंस है कंपनी के पास और बेहतरीन एग्जीक्यूशन है क्वार्टर में। ऑलराइट, तो क्लियरली यहाँ पर हर पैमाने पे नतीजे अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा सवाल, बाजार कैसे रिएक्ट करेगा कल? मेरे हिसाब से बाजार श्योरली पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है। कंपनी प्रॉमिसिंग ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई दे रही है। और FY20 का गाइडेंस भी उन्होंने बड़ा किया है अपर साइड में। तो बाजार श्योरली पॉजिटिव रिएक्ट करेगा मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नतीजों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ। और इसी बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ। महाराष्ट्र अभी भी देश में कोरोना से प्रभावित राज्य बना हुआ है, लेकिन यहां मंदिर को लेकर महाभारत छिड़ गई है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल आमने सामने हैं, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले को गरमा दिया है। शरद पवार ने लिखा है कि सेक्युलर शब्द संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा है। राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वो इस शब्द की मर्यादा का ख्याल रखेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर राज्यपाल ने जिस तरह इसका इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि किसी राजनीतिक दल के नेता को संबोधित कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में मंदिर पर छिड़ी इसी महाभारत पर आज आवाज अड्डा देखिए शाम 5:57 पर। एप्पल ने नया आईफोन 12 लॉन्च कर दिया है। नया आईफोन 4 अवतार में आएगा। आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, ये सभी आईफोन 5G मॉडल्स बेस्ड हैं। साथ ही ये OLED डिस्प्ले और A14 बायोनिक चिपसेट से लैस हैं। और आईफोन 12 में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो पहले से ज्यादा शार्प है। साथ ही इसे लेकर कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे ड्यूरेबल और बेस्ट स्क्रीन है। आईफोन 12 मिनी को 64GB, 128GB और 256GB वेरिएंट्स में आप खरीद सकते हैं। और जबकि प्रो मॉडल्स में 64GB का वेरिएंट हटा दिया गया है और 512GB स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है। नए आईफोन की कीमत 70,000 रुपए से शुरू हो रही है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट 1,60,000 रुपए तक जा रहा है। 23 अक्टूबर से नए आईफोन की प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।